Now here Newton's laws of motion. First laws of motion was given by the Aristotle. According to this Aristotle's statement was known as the Aristotle's fallacy. According to the Aristotle, you can note down a constant force is required. A constant force is required to move the body with uniform motion. अरिस्टोटल ने कहा कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से चलने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है. मीन्स ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन. गैलीलियो ने करीब 2000 ईयर तक इस अरिस्टोटल्स की स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता रहा, लेकिन गैलीलियो ने आफ्टर 2000 years he showed that no constant force is required to move the body with uniform motion. उन्हें एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया कि अगर ये बॉडी को किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा जाए तो अगर इसको हम फ्रिक्शन लेस भी मानते हैं फिर भी इट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन. अगर इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को फेंका जाए दैट विल बी द रिटार्डेड मोशन. बट इफ body moves on the plane path and if once force is applied, body will continuously move with uniform motion without any external force. It means according to Galileo, you can note down the Galileo statement. Galileo's statement is, in absence of friction, no constant force is required to move the body. No constant force is required to move the body in uniform motion. किसी कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी to move the body in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए किसी कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. Means no constant force is required to move the body uniform motion in absence of friction. ये गैलीलियो ने इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा. ध्यान में रखना, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया. इसी इनर्शिया लॉ को न्यूटन ने फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सो वी विल स्टडी द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में हम पहले पढ़ेंगे इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे इनर्शिया. न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. एंड व्हाट इज द इनर्शिया? फर्स्ट वी हैव टू नो. अकॉर्डिंग टू इनर्शिया मीन्स इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. इनहेरेंट मतलब इंटरनल, स्वाभाविक. एक इंटरनल प्रॉपर्टी है या नेचुरल प्रॉपर्टी है ऑफ बॉडी का, due to which body cannot change its state of rest or uniform motion. ये inherent property है body का, due to which body cannot change its state of rest or uniform motion. body अपने आप किसी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को यह चेंज नहीं कर सकता. In other words, we can say it is the inability of the body. नोट कर सकते हो इनर्शिया है क्या? इनर्शिया इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी अपने आप रेस्ट को
मोशन में बदल सकता है, न मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता। ये किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी। और इनर्शिया 3 तरह की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि बॉडी हैज ए नेचुरल टेंडेंसी दैट रिमेन एट रेस्ट। बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी एक रेस्ट पे है, तो बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू बी रिमेन एट रेस्ट। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी। और जैसे अगर हम बस में बैठे हैं और बस खड़ी है तो हम भी खड़े हैं, बैठे हैं, रेस्ट पे हैं। बोथ आर एट रेस्ट, मतलब आवर बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग, our lower portion which is in contact with the bus that moves forward, and upper part the tendency is to be remain at rest that moves backward। पीछे चला जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। इसीलिए कभी अचानक बस अगर स्टार्ट कर दिया तो लोग पीछे चल जाते हैं। लेकिन दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी धूल झाड़ना हो तो अगर जैसे ऐसी धूल जमी है, जैसे झाड़ दिए तो क्या होगा कि होगा क्या कि इसमें धूल है, नीचे आ जाएगी। द रीजन इज द होल बॉडी इन मोशन, द डस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम डाउनवर्ड। इसीलिए जब हम कोई पेड़ को ऐसे हिलाते हैं नीचे से, उसके जो फल होते हैं नीचे आ जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि पूरा पेड़ मोशन में आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट और वह नीचे चले जाते हैं। स्टिक से जब हम कभी कोट को ऐसे ऐसे मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल नीचे चला आता है। चद्दर को उठाते हैं ना, ऐसे करके पूरे चद्दर को मोशन में कर देते हैं, उसके डस्ट पार्टिकल रेस्ट के कारण नीचे चले जाते हैं और झड़ जाते हैं। These are the applications of the inertia of rest. Inertia of rest, inertia of motion. Inertia of motion का मतलब if body is in motion, remain in motion without external force, it cannot change its state of motion. Inertia of motion means if body is in motion, remain in motion. अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो बस चल रही है, हम भी बैठे हैं, अगर अचानक ब्रेक अप्लाई किया जाए व्हाट विल हैपन? हमारा बस रेस्ट पे आएगी, पूरी बॉडी रेस्ट, जो कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे आ जाएगी। अपर पोर्शन फॉरवर्ड चला जाता है। तो कभी कभी ब्रेक अचानक अप्लाई कर देने से सर जाकर के सामने वाली सीट से लड़ जाता है। दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का भी एप्लीकेशन है। अभी जैसे ट्रेन चल रही है, अगर चलती ट्रेन से अगर हम कूदते हैं तो तुरंत अगर उसी जिधर ट्रेन चले उसी डायरेक्शन में नहीं दौड़ेंगे तो गिर जाते हैं। इसीलिए कभी भी अगर बस चलती हुई बस से अगर हम अचानक रुकते हैं, पीछे नहीं जाना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ते तब पीछे। होता क्या है, हमारी बॉडी मोशन में रहती है और जैसे रखते हैं पैर तो मोशन में आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, वो अपर बॉडी अभी मोशन में ही रहती है। तो वो क्या करती है, अगर हम इधर मुड़ना चाहेंगे तो अब पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो चलना क्या, इसीलिए जो ट्रेन में पॉकेटमार होते हैं, कभी अटैची लेके भागना होता है तो देखते हैं ट्रेन में जैसे चलना शुरू हुई एक अटैची पर निगाह रख लेते हैं और वही अटैची लेके भागते हैं। और लेके कब किधर भागते हैं, जिधर ट्रेन चल रही उधर भागते हैं। उनको कुछ नहीं होता क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन किए रहते हैं।
और चलते समय फिर अच्छा ये जो है पब्लिक तो उतर नहीं सकती तुरंत, तो लेके तो उनका भी अपना एक प्रिंसिपल फिजिक्स यूज करते हैं, पूरी फिजिक्स यूज करते हैं। तो इनर्शिया मोशन का नॉलेज उन्हें है कि उतर के तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं। चलने वाले हैं देख तो इस दिग्गे से उतरेंगे और थोड़ा दूर चलते हैं इधर, फिर आगे चढ़ जाते हैं, चलते हैं उतरते हैं चढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें इनर्शिया मोशन का पूरा नॉलेज है। इनर्शिया मोशन, इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया डायरेक्शन है क्या? अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है कोई चीज, अगर अचानक हम करेंगे तो जैसे अगर हमारे पास बसेस वगैरह है, जब ये टर्न लेती हैं, इस पर जो लगेज है ऊपर, यह अपनी डायरेक्शन के कारण इसी डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा। अगर यह इसको बांधा नहीं गया है तो बस इधर टर्न लेगी और लगेज इधर गिर जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन means body cannot change its direction simultaneously। एक ही साथ वो डायरेक्शन को बदल नहीं सकती, उसका डायरेक्शन हमेशा इधर है, अपनी डायरेक्शन को भी बॉडी चेंज नहीं कर सकती विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए लगेज को बांध के रखा जाता। पूछा जाता वाई का लगेज आर टाइड विद द रोप्स, रस्सियों से बांधे क्यों जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एंड समवेयर द व्हीकल टेक्स ए टर्न, देन द लगेज कैन नॉट चेंज डायरेक्शन इटसेल्फ, so it moves away from the buses or the vehicles। व्हीकल से ये दूर गिर जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की डायरेक्शन में ही गिर जाते हैं। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी को मिला के न्यूटन का फर्स्ट लॉ बनाया गया और जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या? इफ बॉडी इज रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, when it is in motion remain and motion until and unless external force is applied। So note down Newton's first law of motion: if a body is rest remain at rest, if it is in motion remain in motion, if a body is rest remain at rest, if it is in motion remain in motion until and unless external force is applied, until and unless external force is applied। तब तक जब तक कि ऊपर बाहरी बल न लगाया जाए, बॉडी कैन नॉट चेंज दिस स्टेट ऑफ रेस्ट और इनफॉर्मेशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है यही, बॉडी इज रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन रिमेन इन मोशन until and unless एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तब तक जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, बॉडी अपने रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, अपने मोशन को चेंज नहीं कर सकती। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। और इसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको याद है? एनीवन नोज अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ? 9th में पढ़ लियो ना, क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ? क्या होता है? directly proportional to the force. The rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of force। पढ़े तुम लोग 9th में?
न्यूटन्स सेकेंड लॉ इस पर डिपेंड करता है मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है, तो मोमेंटम के मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो पहले हमें मोमेंटम जानना होगा। व्हाट इज द मोमेंटम? तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का नाम सुनो। व्हाट इज मोमेंटम? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन द मोमेंटम? अगर कहा जाए व्हाट इज द फोर्स, कहोगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का डिफिनीशन हम जानना चाहते हैं। व्हाट डू मीन बाय द मोमेंटम? जैसे फोर्स को डिफाइन करेंगे, इट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू which can change the position of an object or try to change the position. फोर्स को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज which can change the position of an object or try to change the position. यह या तो किसी बॉडी की पोजीशन को बदल सकता है और ट्राई टू चेंज द पोजीशन। यहाँ फोर्स लगाया तो पोजीशन बदल दिया, लेकिन अगर यहाँ फोर्स लगा है तो इट कैन ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब बल वह बाहरी कारण है जो किसी बॉडी को चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन को, या चेंज करने की कोशिश करता है, इसे हम फोर्स करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मोमेंटम का मतलब किसी मास में अगर वेलोसिटी आ जाए तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ध्यान रखें, अगर यह मास, हम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम को कहते हैं P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर एक बॉडी में से हम ये हटा लें तो खाली मास रहेगा, और अगर किसी बॉडी में से हम मास को हटा लें तो वेलोसिटी रहेगी। फिर लाइट को हम मान लेते हैं मासलेस पार्टिकल पर, और लाइट में खाली वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब अलग अलग अगर खाली मास और वेलोसिटी हैं तो ये मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मोमेंटम बन जाता है। इसका मतलब कि वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी, अगर एक बॉडी में मास तो पहले से, इसमें वेलोसिटी अगर जनरेट हो जाए तो क्या होगा? ये मोमेंटम बन जाएगा। इसीलिए मोमेंटम जितनी तेजी से, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। नोट डाउन द डेफिनेशन। वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। वेलोसिटी अगर बॉडी में आ जाए तब उसे कहेंगे मोमेंटम। वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है हो जाए जनरेट, एक ट्रक अगर ऐसे खड़े है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रक ज्यों ही चलना शुरू कर देते हैं, ट्रक से लोग डरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? मास तो बहुत ज़्यादा है। पहाड़ से लोग नहीं डरते, लेकिन वही पहाड़ जब कभी टूट के गिरता है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, और मोमेंटम बड़ा खतरनाक होता है। मोमेंटम जब बदलना शुरू करे, अभी क्या बदलेगा? अभी बॉडी रेस्ट में, वेलोसिटी जीरो, नो चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी जीरो, और रेस्ट पे है, रेस्ट में रहे तो एम वी इक्वल टू एम वी ऐसे कैसे बना रहेगा। अगर रेस्ट पे पी जीरो तो इसका कह सकते हैं कि मोमेंटम इज जीरो, लेकिन अगर चलना शुरू कर दे तो जीरो से मोमेंटम कितना हो गया? मास इनटू वेलोसिटी, चेंज हुआ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स।
इसी को न्यूटन ने कहा पहले नंबर को मोमेंट मास और वेलोसिटी दोनों होना चाहिए। लाइट इतनी तेजी से चलती है लेकिन ऐसा नहीं सबके शरीर को चीरते हुए निकल जाती है। बंदूक की गोली में क्या होता है, मास और वेलोसिटी दोनों होता है। अकेला मास कुछ नहीं कर सकता, अकेली वेलोसिटी कुछ नहीं कर सकती। 3 लाख है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है लाइट की। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइट सबको इतनी स्पीड से पेनिट्रेट करते हुए चली जाती है। लाइट अगर इस तरह से बंदूक की गोली की तरफ पेनिट्रेट करे तो कोई बचे ही ना। लेकिन क्यों उसमें केवल वेलोसिटी होती है और मोमेंटम नहीं होता, मास भी चाहिए। अब बंदूक की छोटी सी गोली, लाइट जितनी वेलोसिटी नहीं है लेकिन मास और वेलोसिटी दोनों आ जाता है, मोमेंटम बन जाता है। और मोमेंटम जो मास इंटू वेलोसिटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉडी में इतना ज़्यादा फोर्स लगा देता है। पत्थर चल जाए तो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि मोमेंटम कम, मास बहुत अधिक पत्थर का है। लेकिन अगर गोली चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा जनरेट, ज़्यादा फोर्स लगा दिया गया। गोली चलने को तो ज़्यादा फोर्स लगा दिया गया। तो मास इंटू वेलोसिटी, द वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, the rate of change of momentum is equal to applied force. The rate of change of momentum, उसे रियल डिफिनेशन जो दिया गया था कि the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force in the direction of force. जो शुरू में डिफिनेशन न्यूटन के द्वारा दी गई थी कि the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force। तो ध्यान में रखना, अनबैलेंस फोर्स होगा तभी मोमेंटम भी जनरेट होगा। क्योंकि अगर हम इधर से फोर्स लगाएं और किसी ने इधर से फोर्स लगा दिया, अनबैलेंस नहीं हुआ, मोमेंटम जनरेट नहीं होगा। अनबैलेंस होना चाहिए, जितना उधर से लगा हम उससे थोड़ा सा अधिक लगा दें तभी मोमेंटम जनरेट। और जब मोमेंटम जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्रिया की इक्वल टू के d/dt ऑफ, इसको मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं। सो एफ इट इज इक्वल टू के m dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू k ma। The value of constant distance comes out to be 1. So f is equal to ma. We get the formula from the Newton's second law. So according to Newton's second law, the rate of change of momentum is equal to, तो what नहीं करती है, the rate of change of momentum is equal to applied unbalanced force। जितनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा उतनी तेजी से फोर्स लगेगा। Is it clear to all? So you have to know this. What is the momentum? What is the inertia? How the momentum changes? जितनी तेजी से मोमेंटम बदलेगा उतनी तेजी से फोर्स लगेगा। Is it clear? नहीं आ रहा है।